Hi guys, good morning. Welcome to Dr. Anil Walks Easy Way to Study. This is Dr. Anil. So guys, last time we have studied chapter 2 second part. So whatever remaining is today we will be completing this, I hope, because there are a lot of concepts and lot of facts are there. That's why it is taking some time. Okay guys. So but once we have completed, so it is in detail so that we can rely on this video entirely. You don't need to go anywhere for this knowledge. Okay guys, so let's start. as जो भी नए नए से जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि startly we do one MCQ, right? And then at the end of this video we give the answer and the explanation of that MCQ. Okay guys, और जो भी नए से जुड़े हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी के भी चैप्टर्स किए हैं। और हर एक के लिए जैसे फिजियोलॉजी के लिए गाइटन यूज़ किया है, फार्माकोलॉजी के लिए त्रिपाठी यूज़ किया है और रॉबिन्स यूज़ किया है हमने पैथोलॉजी के लिए। ठीक है गाइस, और एक फर्स्ट एड का डिटेल, फर्स्ट एड के अंदर जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, सो BLS का पॉइंट है ये, जो उसके लिए उसके बारे में भी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाई है, सो जिसको भी जानना है वो जाके इसके पहले वाली वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। सो देन लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। So which statement concerning ovary is correct? Which statement concerning ovary means ovary से regarding कौन सा statement correct है? ठीक है, left ovarian fossa is bounded above by external iliac vessel, ये correct है क्या? Left ovarian fossa is bounded by external iliac fossa, external iliac vessel. B, round ligament of ovary extends from ovary to upper end of the lateral wall of uterus. Then lymph drainage is into para-aortic nodes at L1, and D is all of the above. So इनमें से कौन सा ओवरी से अगर हम कंसर्न करेंगे तो क्या राइट है? ठीक है, विच इज करेक्ट उदाहरण। सो इट्स ओके, सो थिंक बिफोर वे ये पूरा कोर्स, वीडियो का कोर्स होने तक, फिर उसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे। पहले आप स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लास्ट टाइम वी हैव स्टॉप हियर। ओके, सो हमने ये कंप्लीट कर लिया था, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड कैप्सूल्स एज ए वैक्सीन्स, ये सारे हमने कवर कर लिए थे। अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल्स। ठीक है, कैप्सूल का हम डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, लाइक इसका मतलब ये किसका कैसे दिखेगा हमको। So capsules can be detected by various methods as follows. First is negative staining, second is M5DN capsule stain, और third is serological test. ठीक है, so these are the methods by which we can see the capsules. Okay, so negative staining is what? नेगेटिव स्टेनिंग इसके लिए हम इंडिया इंक यूज़ करते हैं। ठीक है, और नाइग्रोसिन स्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्टेनिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे? इंडिया इंक और नाइग्रोसिन स्टेन। सो कैप्सूल अपीयर्स एज अ क्लियर रिफ्रैक्टाइल हेलो अराउंड दी बैक्टीरिया। सो ये जो कैप्सूल होता है वो रिफ्रैक्टाइल हेलो की तरह बैक्टीरिया के अराउंड दिखाई देगा। ओके, वेयर बोथ द बैक्टीरिया एंड द बैकग्राउंड अपीयर्स ब्लैक। सो बैकग्राउंड जो है और जो बैक्टीरिया है ये सारा ब्लैक दिखेगा, लेकिन ये जो कैप्सूल रहेगा बीच वाला तो वो तुमको दिखेगा रिफ्रैक्टर हैलो की तरह। ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ यू कैन सी द कैप्सूल्स। देन M5DN कैप्सूल स्टेन। M5DN कैप्सूल स्टेन के अंदर क्या है? इट इज़ यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल्स ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस बाय यूजिंग अ पॉलीक्रोम मिथिलिन ब्लू स्टेन। सो M5DN कैप्सूल स्टेन के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे?
पॉलीक्रोम मिथिलिन ब्लू। और ये किसके लिए यूज होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस के लिए। ठीक है गाइस, सो लॉट ऑफ एमसीक्यू कैन बी मेड फ्रॉम दिस। नाउ सीरोलॉजिकल टेस्ट देखते हैं। It is used for the demonstration of capsules of Bacillus anthracis. So Bacillus anthracis, oh sorry, amphibian capsule क्या होगा? Serological test के अंदर क्या होगा? Capsular material is antigenic and can be demonstrated by mixing it with the specific capsular serum. So आपको पता है कैप्सुलर मटेरियल जो है वो एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो वो क्या डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करता है? इट इज मिक्स विद द स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर सीरम। सो हम उसके अंदर एक एंटी कैप्सुलर सीरम डालते हैं, उसके साथ उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो क्यूलिन रिएक्शन दिखेगी अपने को, या फिर कैप्सुलर एंटीजन, उसके अंदर क्या दिखेगा? सो क्यूलंग, QUELLLUNG, क्यूलंग reaction, capsular serotypes of Streptococcus pneumoniae can be detected by adding the antisera, ठीक है। एंटीसेरा मिक्स विद मिथिलिन ब्लू। सो एंटीसेरा लेने का और उसको मिथिलिन ब्लू के साथ मिक्स कर देने का, ठीक है। ये इससे हमको स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के कैप्सूल दिखाई देंगे। सो कैप्सूल्स बिकम सॉलन, उसके वजह से क्या होगा? कैप्सूल ये सॉलन हो जाएगा और रिफ्रैक्टल हो जाएगा और डिलिनिएटेड हो जाएगा। सो इसके वजह से हमको वो दिखाई देगा, ठीक है गाइस। नाउ अभी हम देखते हैं कैप्सुलर एंटीजन। सो इफ इट कैन बी डिटेक्टेड इन द सैंपल, ओके, जैसे एग्जांपल लेगा तो CSF बाय लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से भी हमको पता चलेगा बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज कोटेड ऑन द लैटेक्स पार्टिकल। सो दिस इज अवेलेबल फॉर द न्यूमोकॉकस, क्रिप्टोकॉकस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मेनिंजोकॉकस, ठीक है। सो इनके लिए ये, इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा ये स्ट्रक्चर्स क्या है वो देख ले एक बार। सो दीज आर द फ्लैजेला अरेंजमेंट। कैसे कैसे फ्लैजेला हो सकता है? एक, सबसे पहले तो मोनो, मतलब एक मोनोट्रैकस, ठीक है, एक ही होगा मोनोट्रैकस। और दूसरा लोफोट्रैकस, लोफोट्रैकस मतलब एक ही साइड में होगा लेकिन बहुत सारे होंगे, ठीक है, एक ही एंड में होगा लेकिन बहुत सारे होंगे, उसके बोलेंगे लोफोट्रैकस। और हर जगह होगा, हर जगह होगा कैप्सूल के, तो उसको बोलेंगे हम पेरीट्रैकस, ठीक है। पेरी मीन्स सराउंडिंग, ठीक है। और एम्फीट्रैकस मतलब क्या? दोनों जगह होगा, बस दोनों पोल में होंगे, दोनों पोल के अंदर तुमको ये दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया फ्लैजेला। सो फ्लैजेला कैन बी, और क्या, फ्लैजेला आर अ थ्रेड लाइक अपेंडेजेस। व्हाट? these are thread like appendages protruding from the cell wall, ठीक है। so that confer the motility to the bacteria. Of course it is the organ of locomotion, so that measures 5 to 20 micrometer in length and 0.01 to 0.2 micrometer in thickness. so उसका 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर थिकनेस होगा और 5 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ होगा, ठीक है गाइस। देन हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। सो देर आर वेरियस पैटर्न्स, जैसे हमने ये डायग्राम में देखा ना, वही है पैटर्न्स ऑफ फ्लैजेला विद द रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरियल सरफेस। तो मोनोट्रैकस आपको पता है सिंगल पोल होता है, मतलब एक ही पोल में होगा। ये विब्रियो कॉलेरी के अंदर दिखाई देगा और सुडोमोनास में दिखाई देगा और कॉम्पिलोबैक्टर में दिखाई देगा, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोट्रैकस। सो लोफोट्रैकस फ्लैजेला किसके अंदर होगा? लोफोट्रैकस मतलब पोलर फ्लैजेला होगा, ठीक है। एक ही जगह पे बहुत सारे फ्लैजेले होंगे, मतलब मल्टीपल पोलर फ्लैजेले होंगे, ठीक है। देन उसका एग्जांपल है स्पिरिलियम। कौन सा, क्या एग्जांपल है? स्पिरिलियम। नाउ पेरीट्रैकस, पेरीट्रैकस जो कहाँ होगा? पेरीट्रैकस मतलब उसके सराउंडिंग में हर जगह होगा। सो फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटर ओवर द एंटायर सेल सरफेस, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी और इशरकेला कोलाई। अभी हमने जो डायग्राम देखा था ना थोड़ी देर पहले, उसी का एक्सप्लेनेशन है। एम्फीट्रैकस, एम्फीट्रैकस मतलब क्या? सिंगल फ्लैजिलम होगा कौन, दोनों एंड पे, ठीक है। उसको, उसका एग्जांपल है एल्कैलिजीनस फैकेलिस, एल्कैजिनस फैकेलिस, एल्कैलिजीनस फैकेलिस, एल्कैजिनस फैकेलिस, ठीक है गाइस। नाउ हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला।
Electron microscope reveals that the bacterial flagellum is composed of 3 parts. एक फिलामेंट, दूसरा बेसल बॉडी और तीसरा हुक. ठीक है, सी. ठीक है. सो फ्लैजेला का हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं. फ्लैजेला कैसे दिखता है? सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमको ये दिखेगा, फिलामेंट दिखेगा, बेसल बॉडी दिखेगा और हुक दिखेगा. सो फिलामेंट मतलब क्या? इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजेलम एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ टू द टिप. सेल सरफेस से लेकर टिप तक फ्लैजेला एक्सटेंड होगा, उसको बोलेंगे फिलामेंट. सो इट इज़ द हॉलो रिजिड सिलेंडर. ओके, ऑफ कोर्स इट इज़ हॉलो. ठीक है, रिजिड रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप रहेगा. ठीक है, और मेड अप ऑफ सिंगल प्रोटीन फ्लैजेलिन. इसके अंदर जो प्रोटीन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजेलिन. देन हमको दिखाई देगा बेसल बॉडी. ठीक है, सो बेसल बॉडी दिस इज द पोर्शन ऑफ फ्लैजेलम विच एम्बेडेड इन द सेल. सेल के अंदर एम्बेडेड होता है, उसको बोलेंगे बेसल बॉडी. इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फ्लैजेलम मेड अप ऑफ 2 to 4 रिंग्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल रॉड. सो एक सेंट्रल रॉड होता है, उसको 2 से 4 रिंग्स कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, ऐसे. ये होगा सेंट्रल रॉड. ठीक है, ऐसे टाइप में. So most gram negative bacteria, there are 4 rings named as the outer L and P rings, outer LP rings, which is associated with the LPS and peptidoglycans layer respectively. So L rings is attached with, associated with LPS, and P rings attached with the peptidoglycan layer. ठीक है, and the inner S rings lies in the periplasmic space, or M ring contacts the plasma membrane. So there are LPSM ऐसे लिंक है, LPSM, LPSM. ठीक है, सो L होगा तुम्हारा LPS के साथ, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के साथ. P हो जाएगा तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकान्स के साथ, P रिंग्स. S रिंग हो जाएगी तुम्हारी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, बिकॉज इट इज स्पेस, सो एस से ऐसा लगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस. और एम हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एम से मेम्ब्रेन. ठीक है, एम तुम्हारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, सो दीज आर 4 रिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस 4. सो ग्राम पॉजिटिव, ये हो गया ग्राम नेगेटिव का. ओके गाइस, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ओनली 2 बेसल बॉडीज. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर 2 बेसल बॉडीज है, और यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के अंदर 4 रिंग्स होते हैं बेसल बॉडीज. ठीक है, और ये only 2 basal bodies, and the inner ring connected to the plasma membrane, और outer one probably attached to the peptidoglycan. So ये plasma membrane peptidoglycan है, inner जो रहेगा वो plasma membrane से होगा, और outer जो होगा वो peptidoglycan से अटैच होगा. ठीक है, इस तरीके से. सो स्ट्रक्चर देख लेना. दिस इज हाउ योर फ्लैजेला लुक्स. सॉरी, बैक्टीरिया का फ्लैजेला लुक ग्राम नेगेटिव का. सो इसके अंदर कैसा है देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकान है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है, इसके अंदर जो रिंग है, ठीक है, ये सेंट्रल रॉड है ना. ठीक, सो इसके अंदर एल रिंग जो है वो किससे अटैच है? किससे अटैच है? LPS से. ठीक है, पी रिंग जो है पेप्टिडोग्लाइकान से अटैच है. एस रिंग है जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस से अटैच है, मतलब कॉन्टेक्टेड है. एम रिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है. ठीक है, और दिस इज वन रॉड, सेंट्रल रॉड बोला था ऐसा, उस तरीके से. और ये पूरा बेसल बॉडी है उसका, और ये ऊपर जो है वो है फिलामेंट. ठीक है, फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बनता है, और उसके ऊपर रहता है हुक. सो हम देखेंगे हुक क्या है. हुक, इट इज अ शॉर्ट एंड कर्व फ्लेक्सिबल सेगमेंट दैट लिंक्स द फिलामेंट टू इट्स बेसल बॉडी. ऑफ कोर्स फिलामेंट्स को बेसल बॉडी से लिंक करता है ये. This is hook. So guys, I hope you all have understood this diagram. Okay, 22 नैनोमीटर का बेस होता है उसका. Okay guys, so now let's see the detection of flagella. Flagella को डिटेक्ट कैसे करते हैं? Flagella can be demonstrated by direct demonstration or indirect demonstration. So direct demonstration of a flagella में
टैनिक एसिड स्टेनिंग करते हैं। कौन सा स्टेनिंग होगा? टैनिक एसिड स्टेनिंग। दिस इज द एमसीक्यू। इसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे? लेफ्सन्स मेथड या फिर रूइज मेथड। उसके अंदर डार्क ग्राउंड फेस कॉन्ट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट मीन्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग मोटिलिटी। इनडायरेक्ट मीन्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग? क्रेज ट्यूब मेथड यूज करेंगे, हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज करेंगे और सेमी सॉलिड मेथड, फॉर एग्जांपल मैनिटोल मोटिलिटी मेथड मीडियम यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डेमोन्स्ट्रेट। नाउ अब देखेंगे बैक्टीरियल मोटिलिटी। अब हम बैक्टीरियल मोटिलिटी, बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ मोटिलिटी विच हेल्प्स इन देयर identification. Okay, fimbriae and pili are responsible for that. So many gram negative and gram positive bacteria possess short, fine, hair-like appendages that are thinner. ठीक है। So the types of motility shown by the different bacteria, एक tumbling motility, gliding motility, stately motility, darting motility, swarming motility, and cork, screw, lashing, flexion, extension motility. These are the type of motility which happens in bacteria. So flumbing, tumbling motility किसकी होती है? लिस्टेरिया की। ग्लाइडिंग मोटिलिटी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। स्टेटली मोटिलिटी किसकी होती है? क्लोस्ट्रीडियम की। ठीक है। डार्टिंग मोटिलिटी किसकी होती है? विब्रो कॉलेरी और कॉम्पिलोबैक्टेरिया की। स्वार्मिंग मोटिलिटी किसकी होती है? प्रोटियस और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की। और कॉर्क स्क्रू या फिर लैशिंग, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन मोटिलिटी किसकी होती है? स्पायरोकीट्स। ठीक है गाइस। सो ये बस हर एक लाइन पे एक एमसीक्यू बन सकता है। सो बस हमारे नॉलेज के लिए हमने उसको पढ़ा। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर? ये मोटिलिटी देख रहे थे ना, सॉरी फिम्ब्रे और पिलाय का देख रहे थे ना। So many gram positive and gram negative bacteria possess short, fine, hair-like appendages. Of course, you all know appendages that are thinner than the flagella. So flagella से thin ऐसे appendages होते हैं which are not involved in the motility. Okay, and called as a fimbriae or pilae. ठीक है, singular fimbriae or pilus. So pilae are made up of protein called pyelin. So pilae, ठीक है, pilae are or fimbriae are not involved in the motility. Flagella involves the motility. Okay, they are antigenic. So antigenic है वो. However, the antibodies against the fimbrial antigens are not protective. So antibodies जो होते हैं, antibodies against fimbrial antigens are not protective. Fimbriae are very small, measuring 0.5 micrometer and 10 nanometer thickness. A bacterium can have as many as 1,000 fimbriae. 1,000 fimbriae तक वो रह सकते हैं बैक्टीरियम का फंक्शन। Fimbriae are called as the organ of adhesion. This property enhances the virulence of bacteria. So adhesion के लिए काम आएगा ये। Fimbriae किसके लिए काम आएगा? Adhesion के लिए। So virulence का फैक्टर, virulence फैक्टर है ये। ठीक है। So certain fimbriae called as a sex pili also help in a bacterial gene transfer. So gene transfer के लिए भी fimbriae काम करता है, इसको sex pili बोलते हैं। So fimbriae are not related to motility and can be found both in the motile as well as the non-motile organism. Not related with motility, of course. Types उसके. So different types of fimbriae are there. एक तो हमने सेक्स और एफ पिलाई देख ली थी, फर्टिलिटी पिलाई देख लिया। ठीक है। और कॉमन पिलाई। सो कॉमन पिलाई देर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉमन पिलाई डिपेंडिंग ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, नंबर ऑफ पर सेल एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज एंड द एंटीजेनिक नेचर के। सेक्स और ये फर्टिलिटी पिलाई जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ लार्ज फिम्ब्रे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं 1 से 10 होते हैं पर सेल। एक सेल के पीछे 1 से 10 होते हैं उसके नंबर। फॉर एग्जाम्पल फाउंड इन द गोनोकॉकस के अंदर सेक्स पिला होते हैं। सो सेक्स पिला हेल्प इन द बैक्टीरियल कंजुगेशन। दे आर प्रेजेंट इन द मेल बैक्टीरियम। ओहो, किस में प्रेजेंट होते हैं? मेल बैक्टीरियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
and form the conjugation tube in the male bacterium and thereby help in transfer of genetic material from the male bacterium to the female bacteria via conjugation tube. So ये लोग इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर कैसे करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब से. कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाएगा, ये फिमरे बनाएगा. ठीक है, सो ये फिमरे कॉन्जुगेशन ट्यूब से भेज देगा. सो कॉल या फिर कॉलिसीन पिलाई, देयर आर कॉलिसीन पिलाई भी होती है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस 6 पिलाई. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फिमरे. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी is only method for the direct demonstration of fimbriae. However, there are some indirect methods to know presence of fimbriae, such as electron microscopy is only method for direct demonstration of fimbriae, of course. So एक ही मेथड है जिससे हम यूज कर सके फिमरे को, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. However, there are some indirect methods to know the presence of fimbriae. ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड्स भी है. Okay, such as heme agglutination, surface pellicle. Okay, ये एक मेथड है. सो उसके अंदर हम देखेंगे मेनी फिम्ब्रिएटेड बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल इशर्किया कोला और क्लेबिसेलिया. सो दीज आर स्ट्रांगली अग्लूटिनेट विद द रेड ब्लड सेल्स ऑफ गिनी पिग, फाउल, हॉर्स एंड पिग्स. ओके, सो अग्लूटिनेशन करते हैं वो इनके रेड ब्लड सेल के साथ. अगर उनको दिखाएं तो किसके रेड ब्लड सेल, गिनी पिग के, फाउल के, हॉर्स से और पिग से. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ हेम अग्लूटिनेशन is a simple method for detecting the presence of fimbriae. In some bacteria, the heme agglutination may be specifically inhibited by D-mannose. सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर ये हेम ग्लूटिनेशन नहीं दिखतेगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डी मैनोज होता है, वो इनहिबिट कर देता है उसको. सरफेस पेलिकल. सम एरोबिक फिम्ब्रिएटेड बैक्टीरिया फॉर्म द थीन लेयर एट द सरफेस ऑफ बोथ कल्चर कॉल्ड एज अ पेलिकल. द पेलिकल कंसिस्ट ऑफ मेनी एरोबिक बैक्टीरिया दैट एडहेयर टू द सरफेस बाय देयर फिम्ब्रिए. अब हम देखते हैं डायग्राम. ठीक है, ये जो डायग्राम है वो. सो डिफरेंशिएशन ऑफ फिम्ब्रिए, सेक्स पिलस एंड फ्लैजेल है. इसके अंदर दिख रहा है तुमको, ये सेक्स पिलस है, ये फिम्ब्रे है, और दीज आर, ये फिम्ब्रे है. ठीक है, और ये जो बड़ा है वो है तुम्हारा फ्लैजेला. ठीक है, दीज आर फिम्ब्रे, दीज आर फ्लैजेला. फिम्ब्रेज आर नॉन मोटाइल, दिस इज फॉर द मोटिलिटी. सेक्स पिलाई फॉर्म्स द कॉन्जुगेशन ट्यूब. ठीक है, नाउ ये सरफेस पेलिकल कैसे होते हैं वैसे. अब हम देखते हैं अटिपिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. इन अटिपिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, involution forms pleomorphic bacteria and cell wall deficient forms. So involution forms में क्या होगा, they are the solan and aberrant forms of bacteria, for example gonococci or Yersinia pestis, form in the aging culture in the high salt concentration. Pleomorphic bacteria, some bacteria exhibit a great variation in the shape and size of the individual cells, for example Proteus and Haemophilus. This is known as the pleomorphism. Cell wall deficient. Pleomorphism and involution forms are often caused by defective cell wall synthesis. ठीक है, ये कैसे बनते हैं अटिपिकल बैक्टीरिया. सो इसके अंदर सब प्लियोमॉर्फिज्म, इनवॉल्यूशन, ये सेल वॉल का अगर डिफेक्टिव सिंथेसिस हुआ तो बनते हैं. ठीक है, इनवॉल्यूशन फॉर्म्स may also be formed due to the activity of autolytic enzyme. So autolytic enzymes के activity की वजह से भी वो बनते हैं. ठीक है guys. So now अब हम देखते हैं L forms. ये क्या है, सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म्स क्या है. ठीक है, सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म्स. सेल वॉल डिफिशिएंट L फॉर्म, ये एक सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म है. So L forms are the cell wall deficient bacteria, of course. ठीक है, and they discovered by the E. Klineberger
while studying the Streptobacillus moniliformis, Streptobacillus moniliformis, ठीक है, उन्होंने इसलिए so she named it as a L after its place of discovery, that is Lister Institute of London 1935. अच्छा, एल फॉर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि उसकी डिस्कवरी लिस्टर इंस्टीट्यूट्स में हुई थी लंदन के 1935 में, दैट्स वाई उसको एल नेम दिया है. ठीक है, किसने दिया? क्लीनरबर्गर, क्लीनरबर्गर, ठीक है. When the bacteria lose cell wall, they become the spherical irrespective of a original shape. This may occur spontaneously or after exposure to the penicillin or lysozyme. When the bacteria lose the cell wall, they become spherical irrespective of original shape, and this may occur spontaneously or after exposure to the penicillin or lysozyme. Cell wall lose करता है ना बैक्टीरिया. So L forms play a role in the persistent pyelonephritis and other chronic infection. So pyelonephritis जो होता है उसके अंदर L form होता है भाइयों. So अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एल फॉर्म्स. एल फॉर्म के भी टाइप्स हैं, एक स्टेबल और अनस्टेबल. सो देर आर अनस्टेबल एल फॉर्म्स. ओके, अनस्टेबल. सो बैक्टीरिया लूज द सेल वॉल in presence of penicillin. Mechanism of resistance shown by the bacteria against the penicillin. So cell wall वो लूज कर देता है बैक्टीरिया, ठीक है, इसके पेनिसिलिन अगर आया तो. So such L forms are maintained only in the presence of penicillin. Such L forms are maintained only in the presence of penicillin. So they are capable of dividing but can revert back to original morphology once the penicillin is removed. So penicillin रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है. प्रोटोप्लास्ट. So protoplast, they are the gram positive bacteria whose cell wall is entirely removed. Gram positive bacteria, they are gram positive. Protoplast are the gram positive bacteria whose cell wall is removed. Spheroplast क्या है? They are derived from the gram negative bacteria whose cell wall is partially removed. स्फीरोप्लास्ट हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से निकालते हैं जिसका सेल वॉल रिमूव है. तो ग्राम नेगेटिव से जो सेल वॉल अगर रिमूव कर दिया तो जो मिलेगा वो स्फीरोप्लास्ट होगा. प्रोटोप्लास्ट वो कहाँ से बनता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब हम देखते हैं स्टेबल एल फॉर्म्स दैट आर अनेबल टू रिवर्ट टू द ओरिजिनल बैक्टीरिया called as the stable L form. So more mycoplasma do not have a true cell wall, so the peptidoglycans layer is replaced by the sterol. उनके अंदर क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है वो स्टीरॉल से रिप्लेस होती है, ठीक है. उसके माइकोप्लाज्मा के अंदर ट्रू सेल वॉल नहीं है. सो इट इज पोस्टुलेटेड दैट माइकोप्लाज्मा may represent a stable forms of yet to be identified bacteria, but many researchers do not consider mycoplasma as a L forms since they are not derived from the bacteria and that normally have the cell walls. ठीक है, कुछ है नहीं इसमें खास. अब हम देखते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं. The spores are highly resistant and resting on the resting stage of the bacteria form in unfavorable environment conditions as a result of depletion of exogenous nutrients. Again, I'm telling you this. What is spores? The spores are highly resistant, resting या फिर dormant stage. Okay, what is this? Resistant, highly resistant, resting stage. Spores are highly resistant, resting stage of bacteria. Form in unfavorable environment. कब बनते हैं वो? Unfavorable environment बनते हैं. Unfavorable environment conditions या as a result of depletion of exogenous nutrients. जैसे unfavorable environment कभी आएगी? Exogenous nutrients नहीं मिलेगा तब. Okay, so these bacterial spores form
विद इन द पेरेंट सेल. कहाँ से बनेंगे? फॉर्म विद इन द पेरेंट सेल्स एंड आर कॉल्ड एज एंडोस्पोर. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ स्पोरेंजियम. बैक्टीरिया का रिमेनिंग पार्ट को हम बोलेंगे स्पोरेंजियम. और जो स्पोर होता है, बैक्टीरियल स्पोर होता है, वो पेरेंट सेल से बनता है, उसको हम बोलेंगे एंडोस्पोर्स. और एंडोस्पोर छोड़कर बाकी जो पार्ट होगा बैक्टीरिया का, उसको बोलेंगे हम स्पोरेंजियम. ठीक है. This is very important guys. Please make sure you have understood this. और understood, please remember करो इसको कैसे जैसे भी हो. Then structure. So bacterial spore comprises of the several layers from innermost towards the outermost. ठीक. अगर हम देखेंगे तो कोर होगा स्पोर के अंदर, उसके बाद आउटर उसका कॉर्टेक्स होगा, फिर कॉर्टेक्स के ऊपर कोट होगा, फिर उसके ऊपर होगा एक्सोस्पोरियम. एक्सोस्पोरियम. ठीक है. सो द कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंटेनिंग. उसके अंदर क्या होगा? डीएनए मटेरियल होगा एंड इज वॉल ऑफ फ्रॉम द कॉर्टेक्स बाय द इनर मेम्ब्रेन एंड जर्म सेल लेयर. जर्म सेल वॉल. ठीक है. इसके अंदर वॉल होता है, उससे वो इनर मेम्ब्रेन से अलग होगा. ठीक है गाइस. देन कॉर्टेक्स एंड द कोट लेयर. कॉर्टेक्स एंड द कोट लेयर lie external to the coat and are separated from each other by outer membrane. So इसके अंदर यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है. गुड. द आउटर मोस्ट लेयर इज द एक्सोस्पोरियम. आउटर मोस्ट लेयर कैसा होगा? एक्सोस्पोरियम का होगा. सो अगर डायग्राम होगी तो मैं दिखा दूंगा. सो लेट्स सी अब स्पोरुलेशन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. समझा ना? जैसे देखो इसके अंदर ये स्पोर का स्ट्रक्चर है. सबसे पहले कोर होगा, उसके बाहर अगर देखोगे मतलब ये कोर है. ठीक है. उसके बाद आपको मिलेगा कॉर्टेक्स. उसके बाहर वो कॉर्टेक्स के ऊपर कवरिंग होगा कोट का. उसके बाहर वाला जो पार्ट होगा वो एक्सोस्पोरियम होगा. ठीक है. सो उन्होंने बोला ये कोर है. ये कोर और कॉर्टेक्स के बीच में यहाँ पर तुमको मिलेगा इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. कलर चेंज कर दूँ. ठीक है. यहाँ पर तुमको मिलेगा इनर मेम्ब्रेन. ठीक. फिर बाद में तुम ये है क्या है? कॉर्टेक्स है और ये कोट है. तो ये कॉर्टेक्स और कोट जो एक दूसरे से ये है क्या है? सेपरेटेड हुआ है, उसको बोलेंगे. वो किससे सेपरेट है? यहाँ पर होगा तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. ये है कॉर्टेक्स, ये है कोट. ठीक. ठीक है. और आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? ये एक्सोस्पोरियम. दिस इज एक्सोस्पोरियम. ठीक है. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. दैट्स इट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर. अब हम देखते हैं स्पोरुलेशन क्या है. स्पोरुलेशन मतलब क्या है? उसको हम स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब स्पोर बनाने की प्रक्रिया. स्पोरोजेनेसिस या फिर स्पोरुलेशन refers to the process of formation of spore from the vegetative stage. ठीक है. वेजिटेटिव स्टेज ऑफ बैक्टीरिया से स्पोर कैसे बनता है वो देखेंगे. सो इट इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज द बैक्टीरिया डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग स्पोरुलेशन. सो स्पोरुलेशन के टाइम पे बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होता. सो ये रिप्रोडक्शन की मेथड नहीं है. I hope you all have understood this. There is a difference in the reproduction and all. So this is not a method of reproduction. Okay, why? Because bacteria यहाँ पर divide नहीं होता. So sporulation commences when the growth ceases due to lack of nutrient. So ये sporulation कब होता है? जब न्यूट्रिएंट, एक्सोजिनस न्यूट्रिएंट अपनों को नहीं मिलेगा, तब ये स्पोरुलेशन होता है. ठीक है. जब उसकी ग्रोथ कम होगी. ठीक है. इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इट टेक्स 10 hours. ठीक है. विच मे बी डिवाइडेड इनटू द 7 स्टेज. सो 7 स्टेज के अंदर हम इसको समझेंगे. ठीक है गाइस. फर्स्ट स्टेज स्पोरुलेशन में कितने स्टेज है? 7. फर्स्ट स्टेज जो है एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन होगा. ठीक है.
So bacterial cell division occurs and the axial filament of a nuclear material is formed. बैक्टीरियल सेल डिवीजन अकर्स, इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन होगा और एक्सियल फिलामेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल बन जाएगा। स्टेज 2 में सेप्टम फॉर्मेशन होगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन इज फोल्ड, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगा इनवर्ड, ठीक है, और एनक्लोज द पार्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोड्यूसेस द फोर स्पोर सेप्टम, फोर स्पोर सेप्टम, ठीक है। और स्टेज 3 में क्या होगा, एंगल्फमेंट ऑफ फोर स्पोर। सो ये जो फोर स्पोर बना है ना, फोर स्पोर, इसको एंगल्फ करेंगे इसमें। द मेम्ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड एंगल्फ्स द इमेच्योर स्पोर इन द सेकेंड मेम्ब्रेन। सो एक मेम्ब्रेन बनेगा और उसको वो एंगल्फ कर देगा फोर स्पोम को, और वो सेकेंड मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है। और तो स्टेज 4 में क्या है, द कॉर्टेक्स सिंथेसिस अकर्स, इसके अंदर स्टेज 4 में कॉर्टेक्स सिंथेसिस होता है इन स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स विद द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड डाइपिकोलिनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम और डाइपिकोलिनिक एसिड का डिपोजिशन होता है, ये बिटवीन कहाँ पर होगा, मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। और वो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या बनेगा, कॉर्टेक्स बनेगा, ठीक है गाइस, ओके। तो स्टेज 4 हो गया हमारा। अब स्टेज 5 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कोट, उसके ऊपर कॉर्टेक्स के ऊपर कोट बनेगा, प्रोटीन कोट, और उसके बाद एक्सोस्पोरियम बन जाएगा कॉर्टेक्स के अराउंड, ठीक है। सो कोट और एक्सोस्पोरियम कॉर्टेक्स के अराउंड बनना चालू हो जाएगा। और स्टेज 6 में मैचुरेशन हो जाएगा स्पोर का, ठीक है। स्टेज 6 में स्पोर का मैचुरेशन हो जाएगा, अक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिलिटी। सो हीट रेजिस्टेंस की और रिफ्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज बन जाएगी। और स्टेज 7 में क्या होगा, फाइनली द लाइटिक एंजाइम्स, वो डिस्ट्रॉय कर देगा स्पोरोजीनियम को, ठीक है, और रिलीज करेगा स्पोर को। ये स्पोरोजियम जो होगा उसको रिलीज करेगा, मतलब क्या, उसके बाहर वाले जो भी स्ट्रक्चर हो गए बाजू के, वो जो एक्स्ट्रा जो स्पोर से लेकर बाजू के, जो उसको स्पोरेंजियम बोलने के, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर बाद में स्पोर बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है गाइस। सो दीज आर द 7 स्टेप्स, सो रीड इट अगेन एंड अगेन। फर्स्ट अंडरस्टूड what is spore, then what is structure of them, then what is sporulation, how it occurs in 7 steps. So all these are very important, this is very important guys, okay. Then germination, so it is the transformation of a dormant spore into active vegetative cells when grown in the nutrient rich medium. It is comprises of the 3 stage. अब ये germination क्या है, germination is the transformation of ये जो डॉर्मेंट स्पोर है, मतलब जो स्पोर बन गया अपना, ठीक है, इनटू एक्टिव वेजिटेटिव सेल। सो उसको एक्टिव करेगा वेजिटेटिव सेल में, और जब व्हेन ग्रोन इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, सो उसको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखेंगे तब। सो इट इज कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज, इसके लिए भी 3 स्टेज लगेगा, एक पहला एक्टिवेशन लगेगा, फिर जर्मिनेशन होगा, ठीक है, और फिर थर्ड होगा वो यहाँ पर लिखा है आउटग्रोथ होगा, ठीक है। सो एक्टिवेशन के अंदर इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस दैट prepares spore for germination and usually result from the treatments like heating. So make sure this is the reversible process. germination के अंदर जो पहली स्टेप है जिसको एक्टिवेशन बोलते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। और जर्मिनेशन, सो इट इज द प्रोसेस, ये सेकेंड है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ स्पोर्स डॉर्मेंट स्टेट। सो डॉर्मेंट स्टेट से उसको ब्रेक कर देंगे, दैट इज कैरेक्टराइज बाय द स्पोर स्वेलिंग। तो स्पोर का स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, और रप्चर हो जाएगा फिर स्पोर, ठीक है। फिर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पोर कोट, द स्पोर कोट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट एंड अदर स्ट्रेसेस। सो हीट से रेजिस्टेंस था वो लॉस हो जाएगा उसका, और अदर स्ट्रेस को भी रेजिस्टेंस करता था वो भी लॉस हो जाएगा, और लॉस ऑफ रिफ्रैक्टिलिटी, सो रिफ्रैक्टिलिटी भी उसकी लॉस हो जाएगी, ठीक है। सो रिलीज ऑफ स्पोर कंपोनेंट्स एंड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो स्पोर कंपोनेंट रिलीज हो जाएंगे और फिर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। देन आउटग्रोथ, द स्पोर प्रोटोप्लास्ट एमर्जेस। सो उसके बाद स्पोर प्रोटोप्लास्ट मतलब वो बाहर आ जाएगा, उसका अंदर वाला जो भी है, सो एमर्जेस फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ स्पोर कोट एंड डेवलप्स इनटू द एक्टिव बैक्टीरियम। सो उससे फिर वो एक्टिव बैक्टीरिया बनेगा। Now I hope you all have understood how it is. So let's see, अब हम देखते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर और स्पोरुलेशन के स्टेप्स क्या है। सो सबसे पहले ये देख लेना स्पोर का स्ट्रक्चर क्या है जो हमने वहां पर निकाला था, ठीक है। सो ये कोर है, ठीक। ये कोर के अंदर डीएनए होता है, हमने देखा था। सो दिस इज डीएनए, ठीक। सो दिस इज जर्म सेल वॉल, ठीक है। ये डीएनए, दिस इज जर्म सेल वॉल, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ओके। इनर मेम्ब्रेन, फिर बाद में आएगा तुम्हारा कॉर्टेक्स। सो कोर और कॉर्टेक्स के बीच में तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन रहेगा, और ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के ऊपर जो होगा वो होगा आउटर मेम्ब्रेन, और उसके बाहर जो होगा कोट होगा, दिस इज कोट। सो दिस इज कोट एंड दिस इज दिस लाइन, this dark line is which I am drawing is nothing but a outer membrane, okay। so ये कोट के बाहर तुम्हारा जो होगा एक्सोस्पोरियम होगा, हो गया। ये है तुम्हारा स्पोर, ठीक है। सो नाउ जर्मिनेशन करता है। सो जर्मिनेशन में सबसे पहले क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। सो एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन होगा, एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन के अंदर ये से फॉर्म हो रहा है, और ये फिलामेंट्स है छोटे 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 डीएनए। सो दिस इन कम्स इन द एक्सियल, ठीक है। देन उसके बाद स्टेज 2 में जाएगा। स्टेज 2 में जाने के बाद क्या होगा, सेप्टम फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये सेप्टम बन रहा है ना, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सेप्टम बन जाएगा, ठीक है। ये सेप्टम बन गया। सो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दो हो गए। फिर बाद में 4 स्पोर बनेगा। सो दिस कन्वर्ट्स इनटू द 4 स्पोर, दिस इज 4 स्पोर, इसको बोलेंगे 4 स्पोर। फिर थर्ड स्टेज के अंदर इंगल्फमेंट ऑफ अ 4 स्पोर। सो ये जो 4 स्पोर था, ठीक है, ये उसको ये पूरा एंगल्फ कर लेगा, पूरा उसको एंगल्फ हो जाएगा, एंगल्फमेंट। फिर बाद में कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स हुआ, इसके अराउंड कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद कौन से स्टेज में होता है कॉर्टेक्स फॉर्मेशन, 4th स्टेज, ठीक है। 5th स्टेज में कोट का सिंथेसिस, दिस इज कोट का सिंथेसिस चालू हो जाएगा, कोट का सिंथेसिस चालू होगा, और ये एक्सोस्पोरियम है, डोंट वरी। सो कोट सिंथेसिस हो गया, स्पोर कोट बन गया, कॉर्टेक्स बन गया, फिर बाद में ये एक्सोस्पोरियम भी होगा, ये मैच्योरेशन हो जाएगा, फिर लास्ट में होगा रिलीज, ठीक है। सो यहाँ इसके बाद ये 7वें स्टेज में रिलीज हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। हम होते हैं आगे, शेप एंड द पोजीशन ऑफ स्पोर फॉर गिवन स्पीशीज, द प्रिसाइज पोजीशन, शेप एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द स्पोर्स आर कांस्टेंट। सो स्पोर का शेप, साइज, पोजीशन, ये सब कांस्टेंट होता है एक स्पीशीज के लिए, ठीक है। सो पोजीशन क्या होगा, मे बी सेंट्रल या फिर सब टर्मिनल या फिर टर्मिनल, सेंट्रल होगा, सब टर्मिनल या टर्मिनल होगा, ठीक है। शेप में क्या होगा, दे मे बी ओवल और कोनिकल इन शेप, ओवल होगा या फिर कोनिकल शेप होगा, ठीक है। विड्थ कैसी होगी, डायमीटर ऑफ द स्पोर मे बी सेम और लेस देन द विड्थ ऑफ बैक्टीरिया, और नॉन बल्जिंग स्पोर फॉर एग्जांपल बैसिलस may be wider than the bacillar body, producing a distension or bulge in the cell. Bulging spore, for example, Clostridium. ठीक है guys, so these are the shape and position of spore. So अब हम देखते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं ये डायग्राम बाजू में जो दिख रहा है तुमको नीला वाला, वो डायग्राम देख लेते हैं ताकि तुरंत ध्यान में आ जाए। ओके, सो ये है पोजीशन और शेप। सो ए के अंदर बल्जिंग नॉन बल्जिंग वाला दिखा था, ये दिस इज नॉन बल्जिंग वन, ठीक है, और ओवल है और ये टर्मिनल पार्ट है, दिस इज टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट में ना, और ओवल है और नॉन बल्जिंग है, ठीक है। सो ये एक टाइप हो गया बी, बी मतलब नॉन बल, ये भी नॉन बल्जिंग है, ठीक है, ये भी नॉन बल्जिंग है, और ये भी कहाँ है, ये टर्मिनल से थोड़ा सा आगे अंदर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सब टर्मिनल, ठीक है। और सी, ये क्या है, नॉन बल्जिंग है, ये भी इसके बाहर नहीं आया ना, ये जो
ब्लू ब्लू एरिया के बाहर नहीं आया, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन बल्जिंग। और ये सेंटर में आया, ठीक है, और ये ओवल है। सो ये हो गया डी। डी के अंदर क्या है, ये इससे बाहर आ गया है, देखो नॉन बल्जिंग, सो ये बल्ज हो गया, ठीक है। सो दिस इज बल्जिंग। सो और ये रेड के एरिया, सॉरी ब्लू एरिया के बाहर है, और ये टर्मिनल में, सो दिस इज राउंड, टर्मिनल एंड बल्जिंग, ठीक है। और इसके अंदर ये ओवल, टर्मिनल एंड बल्जिंग, ठीक। और ये बल्जिंग, सेंट्रल एंड ओवल। सो दीज आर शेप एंड पोजिशन। सो अब हम देखते हैं स्पोरिसाइडल एजेंट कौन कौन से थे, मतलब जो मारते हैं स्पोर्स को। सो स्पोर्स आर रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द रूटीनली यूज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। सो हम बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, सो उसके लिए वो रेजिस्टेंस है, तो मरते नहीं है उससे। सो ओनली लिमिटेड स्टरलाइजेशन मेथड आर अवेलेबल टू किल स्पोर्स। तो स्टरलाइजेशन मेथड्स होती है बहुत सारी, कुछ कुछ है जो उनको मारने के लिए काम आती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है गाइस। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर्स। सो ग्राम स्टेनिंग, spores appears as a unstained refractile bodies within the cells. spores spores appears as unstained refractile bodies within the cells. unstained, ठीक है guys, ये यूज करके देखते हैं बॉक्स। सो स्पोर्स ठीक है, appears as unstained refractile bodies within the cell, ठीक है, ये सही लग रहा है ना इसके, ठीक। उसके बाद मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग। अब मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग के अंदर क्या होगा, स्पोर्स आर वीकली एसिड फास्ट एंड अपीयर रेड color when Zn staining is performed using 25% sulfuric acid as a decolorizer. So 25% सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज किया हमने डिकलराइजेशन को, तो वो कैसा दिखेगा तुमको, रेड कलर दिखेगा। सो स्पेसिमेन टेक्निक क्या होगा, सॉरी स्पेशल टेक्निक फॉर एंडोस्पोर स्टेनिंग इंक्लूड द शाफर फॉल्टन स्टेन एंड द मोलर स्टेन. So for the endospore staining includes the Schaffer Fulton stain and the Moller stain. So of course ये टेक्निक है, इसके अंदर ये वाले स्टेन यूज करते थे, बस इतना। अभी एप्लीकेशन क्या है, the spores of certain bacteria are employed as indicator for proper sterilization. The spores of certain bacteria are employed as indicator for proper sterilization. Absence of spore after autoclaving or processing in hot air oven indicates proper sterilization. The spores of Geobacillus or Sterodermophilus are used as sterilization control for autoclave. The spores of non-toxigenic strain like a Clostridium titari are used as a sterilization control for hot air oven. The spores also have been used as agents for the bioterrorism. For example, endospores of Bacillus anthracis were used in 2001 and Thrix bioterrorism attacks. Oh my god, बायोटेररिज्म के लिए भी यूज हो जाएगा। सोच ऐसा बोल रहे हैं ना, कोरोना को यूज किया है बायोटेररिज्म करके, ऐसा कोई कोई कुछ कुछ बोल रहा है भाई, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ कहीं कहीं सुनना ही दे रहा है। सो वैसा ये भी है। सो बायसिलस एंथ्रेसिस इसको यूज किया था 2001 में बायोटेररिज्म के अटैक के लिए, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्पोर। सो गाइस अभी हमने एप्लीकेशन वगैरह ये सब देख लिया, तो अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। और वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो रही है, सो व्हाट टू डू, करेंगे फिर बाद में करेंगे, कर ही देते हैं ना, चलो। सो इसके अंदर
आपको पता चलेगा फिजियोलॉजी ऑफ, हमने एनाटॉमी देख लिया और सारा एनाटॉमी कैसा होता है, फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया देख लिया। बैक्टीरियल ग्रोथ एंड द न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल ग्रोथ रिक्वायरमेंट, वाटर कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियल सेल है हमारे बॉडी का कितना परसेंट है, ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी में 60%, राइट। सो 60% हम लोग में वाटर है, सो वैसा ही उनके अंदर 80% वाटर है। ठीक है, सो द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड द सोर्स ऑफ कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंड सम अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स सच एज सल्फर, phosphorus, and other elements like sodium, potassium, magnesium, iron, and manganese. Okay, so these are the essential for their growth and multiplication बैक्टीरिया के, ये सारे चीज उनके लिए चाहिए। अब हम देखते हैं आगे कि बैक्टीरियल विटामिन्स कौन कौन से। सो द सम फास्टिडियस बैक्टीरिया, some fastidious bacteria do not grow in the routine culture medium unless the certain organic compound, रूटीन कल्चर मीडियम होता है उसके अंदर ग्रो नहीं होती है। ठीक है, तो सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि विच आर एसेंशियल टू द बैक्टीरिया आर एडेड टू द मीडियम। सो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो मीडियम के अंदर जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो ग्रो नहीं होंगे उसके अंदर, फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं वो। सो दीज आर नोन एज द ग्रोथ फैक्टर्स और द बैक्टीरियल विटामिन्स। सो इन मोस्ट इंस्टेंसेस, so bacterial vitamins are same as vitamins necessary for the mammalian nutrition, or particularly those belonging to the vitamin B group: thiamine, nicotinic acid, riboflavin, pyridoxine, folic acid, and vitamin B12. So all these are necessary for them. So they are called as a growth vitamin, या फिर क्या बोलते हैं उनको, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, या फिर बैक्टीरियल विटामिन। सो ये नेसेसरी है उनको ग्रो करने के लिए रूटीन कल्चर के अंदर, अगर किन के लिए, फास्टिडियस बैक्टीरिया को। ठीक, नाउ हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल सेल डिवीजन। सो बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय रिलेटिवली a simple form of cell division. Also we know that this is binary fission. So the cell division commences when the bacterial cell reaches a critical mass in its cellular constituents. So बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर का जो मास है वो एक लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है, तब जाकर वो सेल डिवाइड होगा। ओके, सो द न्यूक्लियर डिवीजन प्रोसीड्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सो पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ठीक है, the nuclear division, so the two strands of DNA are separated and then they replicate to form new complementary strands. Okay, thus the two identical molecules of double stranded DNA are formed. ठीक है, सो अब हम देखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन हमने देख लिया, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखिए। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में a transverse septum grows across the cell from cell membrane, following which the cell wall material are deposited and then the two daughter cells get separated. In few bacteria, the daughter cell may remain partially attached even after cell division, so that the bacterial cell are arranged in pair or in a chain, for example streptococci, or in the cluster, for example the staphylococci. ठीक है, सो आगे जाते हैं। रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया, generation time is the time required for the bacterium to give rise the two daughter cell under optimum conditions. So two daughter cell बनने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे generation time. So the generation time for the different bacteria is as follows. Escherichia coli के लिए 20 minutes है। ठीक है, Escherichia coli and the most of the other pathogenic bacteria needs 20 minutes for as a generation time. Mycobacterium tuberculosis के लिए 20 hours है। Mycobacterium leprae के लिए 20 days है। तो सबसे जल्दी E. coli होता है, उससे भी थोड़ा लेट 20 hours में
ट्यूबरकुलोसिस का होता है और लेप्रोसी का 20 डेज में होता है. So as the bacteria grows so rapidly and by geometric progression, a single bacterium can theoretically give rise to 10 raised to 21 daughter cells in 24 hours. Okay. रैपिडली जब होगा तो वो कितना बनाएगा, कितने डॉटर सेल बनाएगा 24 आवर्स में, 10 raised to 21. मतलब सोचो कितने ज़्यादा. So fortunately it does not happen in reality. Oh god, thank you. Because the bacterial multiplication are arrested after the few cell division due to exhaustion of nutrients and accumulation of toxic products. So इतना हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके जो सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि उनका न्यूट्रिएंट्स और वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर अक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, इसलिए. ठीक है. So now bacterial count. So bacterial count may be expressed in terms of total count or the variable count. Total count is what it indicates the total number of bacteria or live or dead, anything in the specimen. Okay. So this is done by the counting bacteria under the microscope using counting chamber. So counting chamber पता है ना, WBC काउंट करते समय काउंटिंग चैम्बर यूज कर रहे थे हम लोग, वैसे ही. So viable count. Viable count क्या है? It measures the number of living. Viable means what? Living cell in the given specimen. Total count में dead और living दोनों आएंगे, viable में सिर्फ living आएंगे. So viable count may be obtained by pore plate method. ठीक है. और दूसरा surface viable count by spreading method. और थर्ड surface viable count by Miles and Misra method. Miles and Misra method. ठीक है. सो ये 3 मेथड से यूज होंगे. अब ये सब हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है गाइस. सो अब देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द बैक्टीरियम इज इनोक्युलेटेड इनटू द सूटेबल लिक्विड कल्चर मीडियम एंड इंक्यूबेटेड, इट्स ग्रोथ फॉलोज अ डिफाइनाइट कोर्स. ऑफ कोर्स जब बैक्टीरिया को हम लोग सुटेबल लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर डालेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे, तो उसका जो ग्रोथ है एक डिफाइनेड कोर्स को फॉलो करता है. ठीक है. सो व्हेन द बैक्टीरियल काउंट ऑफ सच कल्चर इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट इंटरवल एंड प्लॉटेड इन रिलेशन टू द टाइम, द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ 4 phases. अंडरस्टूड. देखो बैक्टीरियल काउंट उस कल्चर के अंदर वो कैसे डिटरमाइन करेंगे एट डिफरेंट इंटरवल में, और प्लॉट करते हैं एक रिलेशन के साथ, उसका इंटरवल एंड प्लॉटेड इन द रिलेशन टू द टाइम. वो बैक्टीरियल काउंट एक टाइम से रिलेशन में एक ग्रोथ का एक कर्व काउंट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. एंड इज ऑब्टेन कंप्राइजिंग 4 फेज. तो 4 फेज है उसके. एक है लैग फेज. तो 4 फेज, सबसे पहला फेज क्या है? लैग फेज. उसके बाद जो आएगा फेज वो बोलेंगे लॉग फेज. ठीक है. तो सारे फेज देखते हैं अपन इनके. पहले देखते हैं लैग फेज. सो लैग फेज इट इज द पीरियड ऑफ इनोकुलेशन. मतलब जैसे हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कल्चर मीडियम के अंदर, वो और उसके बाद वो बिगनिंग कर देता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, वो जब से स्टार्ट कर देगा वो तब उसके पहले तक उसको बोलेंगे लैग फेज. ठीक है. सो द टाइम इंटरवल इट इज द आफ्टर इनोकुलेशन के बाद जो टाइम लेगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो टाइम होगा लैग फेज. ठीक है. इनोकुलेशन इनटू द कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया डू नॉट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इमीडिएटली तो नहीं होता, सो वो टाइम लेता है. सो बिल्ड अप द एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स. तो एंजाइम्स और मेटाबोलाइट जैसे बनेगा तो उसके साइज इंक्रीज होगी. ठीक है. अक्यूमुलेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड बीटा मेटाबोलाइट्स. सो बैक्टीरिया रीचेस देयर मैक्सिमम साइज. एक लेवल तक वो जाएगा और मैक्सिमम साइज रहेगा, उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन होना चालू होगा. तो वहाँ तक हमको ये दिखेगा लैग फेज. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे लॉग फेज. लॉग फेज के अंदर होगा ये बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली डिवाइड होना चालू कर देगा. ठीक है. ठीक है. सो दैट द कर्व टेक्स प्लेस द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो एक्सपोनेंशियली मतलब ऐसे. ठीक है. ऐसे वो डिवाइड होना चालू कर देगा. सो उसके अंदर ये स्टेज में क्या क्या होता है? बैक्टीरियम का साइज जो होता है स्मॉल होता है, और ये बायोकेमिकली एक्टिव स्टेज होता है. ठीक है. सो ये बहुत बेस्ट स्टेज है अगर तुमको बायोकेमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म करना है तो.
दूसरा यूनिफॉर्मली स्टेन होता है इसके अंदर। अगर तुमको अगर स्टेन करना है ग्राम स्टेन से, स्टेनिंग वगैरह करना है, तो यही स्टेज आपको बेस्ट है। ये स्टेज में आप उसको ग्राम स्टेनिंग कर सकते हो उसका, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेशनरी स्टेज। अब उसके पहले आप देख लो यहाँ पर, ये जो लैग स्टेज था, इसका मतलब यहाँ पर इनोकुलेट किया, उसके बाद वो उसका साइज वगैरह बढ़ने तक, न्यूट्रिएंट्स आने तक, एंजाइम्स आने तक, वो जो टाइम लेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन के पहले ये सब आएगा ना, तो वो टाइम होगा, उसका होगा लैग फेज। उसके बाद जो मल्टी एक्सपोनेंशियल एकदम रैपिडली वो एक ये होना चालू कर देगा, क्या, मल्टीप्लाई होना चालू कर देगा। तो यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे दो लाइनें। ये जो दूसरी नीचे वाली लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ वायबल मतलब जिंदा बैक्टीरियाज के लिए, ठीक है। और ये जो लाइन है ये डेड और जिंदा दोनों, वायबल दोनों के लिए, ठीक है। इसलिए इसको ये टोटल काउंट का है और ये वायबल काउंट का है, ठीक है। सो लॉग फेज समझ गया। अब हम देखते हैं स्टेशनरी फेज। आफ्टर द लॉग फेज द बैक्टीरिया ग्रोज सीजेस। तो उसके बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ सीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी कंप्लीटली। तो क्यों होगा? क्योंकि ये एग्जॉर्शन हो जाएगा उसका न्यूट्रिएंट्स का, और वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस अक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे, या ठीक है, या फिर ऑटोलाइटिक एंजाइम्स बन जाएंगे वहाँ पर। सो द नंबर ऑफ अ प्रोजेनी सेल, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल, जितने भी प्रोजेनी सेल बनेंगे, मतलब बनेंगे नए बने हुए डॉटर सेल, वो इनफ होंगे मरे हुए सेल को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। इसलिए जब वायबल काउंट का देखेंगे तो ये स्टेशनरी, ये जो एकदम तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, ठीक है। लेकिन यही वायबल सेल रिमेन्स द स्टेशनरी, देयर इज ऑलमोस्ट अ बैलेंस बिटवीन द डाइंग सेल्स एंड द न्यूली फॉर्म सेल्स, ठीक है, ये हो गया। बट अगर हम टोटल काउंट का देखेंगे, टोटल काउंट का देखेंगे तो उसके अंदर ये बढ़ते रहेगा काउंट, ऑफ कोर्स डाइंग और वायबल दोनों देखेंगे ना उसमें, ठीक। सो इन दिस फेज, ये फेज के अंदर क्या क्या होगा? पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बैक्टीरिया ग्राम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ग्रैन्यूल्स ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, मोर स्टोरेज ऑफ ग्रैन्यूल, ठीक है। उसके बाद स्पोरुलेशन, मतलब ये जो स्पोर्स बन जाता है, स्पोरुलेशन जब होता है, ठीक है, स्पोरोजेनेसिस, ये इस स्टेज में होता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द एक्सोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स एंड द बैक्टीरियोसिन्स, ठीक है। ये स्टेज में एक्सोटॉक्सिन्स बनाएगा, एंटीबायोटिक्स बनाएगा और बैक्टीरियोसिन्स बनाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डिक्लाइन फेज। अब डिक्लाइन फेज तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, बिकॉज इट ग्रेजुअली बैक्टीरिया डिवाइड होना स्टॉप कर देगा और सेल डेथ कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो उसके अंदर, ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगी, कंटिन्यूस टू एग्जॉशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स एंड अक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, ये इसके वजह से सेल डेथ कंटिन्यू होगी। सो दिस डिक्लाइन इज वायबल काउंट एंड डू नॉट इन द टोटल काउंट। सो वायबल काउंट के अंदर ये तुमको ऐसा डिक्लाइन स्टेज दिखेगा, लेकिन टोटल काउंट के अंदर तुमको ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा, ठीक है। इनोलेशन फॉर्म्स, सो इसके अंदर ये बैक्टीरियल ग्रोथ का है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है गाइस, या फिर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर ये डिक्लाइन है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बढ़ रहा है, और दोनों भी एक्सपोनेंशियल इसमें है, ठीक है। सो ये सारा चीज़, इसको रीडिंग, इसको कर्व रीडिंग बोलते हैं, ग्राफ रीडिंग, ठीक है। सो कंटिन्यूअस कल्चर क्या है? सो इट इज़ अ स्पेशल कल्चर, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कल्चर विच सपोर्ट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ इन द पर्टिकुलर फेज। अभी जैसे लॉग फेज के अंदर, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ कंटिन्यूसली विदाउट अ डिप्लीशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स एंड अक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। तो कल्चर अगर कर देगा तो वो लॉग फेज को और ज़्यादा देर तक उसको रखेगा, ठीक है। सो द स्पेशल डिवाइस आर यूज which supplies the replenished nutrients and the remove of a dying bacterial cells, okay, and their toxic product. So the continuous culture can be maintained mainly by two methods, एक टर्बिड ओस्टैट कल्चर या फिर कीमोस्टैट कल्चर, ठीक है। कंटिन्यूस कल्चर बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड समटाइम्स फॉर द इंडस्ट्री एंड द रिसर्च पर्पज। अब मैंने जो बोला था तुमको ग्राफ रीडिंग या फिर मैप रीडिंग ना, तो उसके अंदर ये देख लेना, ये है, इसके अंदर एमसीक्यू बनेंगे ये, ठीक है। सो वेरियस बैक्टीरिया फेज, उसके अंदर बैक्टीरिया डिवाइड, लॉग फेज में बैक्टीरिया डिवाइड होता है? नहीं होता है। सॉरी, लैग फेज में होता है? नहीं होता है। लॉग फेज में होता है? यस। स्टेशनरी फेज में होता है? यस, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन कब होगा? नो। डिक्लाइन फेज में होगा बैक्टीरिया डिवाइड? ऑफ कोर्स नो।
बैक्टीरिया की डेथ। अब बैक्टीरिया की डेथ लॉग फेज लैग फेज में होगी क्या? नहीं। लॉग फेज में होगी? नहीं। ठीक है। स्टेशनरी फेज में होगी? यस। ठीक। और बैक्टीरिया की डेथ डिक्लाइन फेज में होगी? ऑफ कोर्स यस। ठीक। टोटल काउंट के अंदर, टोटल काउंट का अगर देखेंगे हम लोग, तो टोटल काउंट में लैग फेज कैसा है? फ्लैट है। और वायबल काउंट में क्या है? वो भी लैग फेज कैसा है? फ्लैट है। टोटल काउंट के अंदर लॉग फेज अब हम देखेंगे रेज एक्सपोनेंशियली, और वायबल भी एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। ठीक है। और स्टेशनरी के अंदर जो ये काउंट है ये रेज होते रहेगा, लेकिन वायबल काउंट है वो फ्लैट रहेगा। ठीक। वही इसका ऑपोजिट इसमें डिक्लाइन में टोटल काउंट ऐसा स्टेशनरी होगा, लेकिन वायबल काउंट फॉल होगा, ऐसे डिक्लाइन होगा। ठीक है। सब हम देखते हैं स्पेशल फीचर्स क्या है हर एक के। स्पेशल फीचर यही है कि एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स का अकुमुलेशन होगा लैग फेज में, और वो मैक्सिमम साइज अटेंड करेगा। और लॉग फेज के अंदर यूनिफॉर्मली वो स्टेन कर सकते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, स्मॉल साइज होता है। स्टेशनरी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे उसके फीचर, तो ग्राम वेरिएबल हो जाएगा, ग्रैन्यूल्स, एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियसीन फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। डिक्लाइन के अंदर इन्वोल्यूशन फॉर्म्स जो होते हैं वो डिक्लाइन के अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है। सो ये एक छोटा सा था, वो देख लिया हमने। अब देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होता है। सो व्हेन द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन होस्ट टिश्यू, ठीक है, multiplies in the host tissue, so the situation may be intermediate, of course, between the routine culture like batch culture and the continuous culture, intermediate between routine culture and continuous culture. So the source of nutrient may be plenty. So in vivo के अंदर जो तुमको जो सिचुएशन दिखेगी वो रूटीन कल्चर जो था और कंटिन्यूस कल्चर के अंदर हम लोग उसको कुछ खाने पीने को देंगे ना वैसा, तो वो उन दोनों के बीच वाले स्टेज तुमको दिखेगी इन वो। ठीक है। क्यों? वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर अपनी यहाँ पर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। आगे फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे ऑक्सीजन। सो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन फैक्टर मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज है जो अलग अलग तरीके से, मतलब कुछ बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहेंगे, कुछ ऑक्सीजन के साथ ही जिंदा रहेंगे, या फिर कुछ के लिए ऑक्सीजन एकदम हार्मफुल होता है। उस तरीके से इसको डिवाइड किया। सो सबसे पहले देखेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो उसको मिलेगा तभी वो जिंदा रहेगा, तभी उनकी ग्रोथ होगी। उसके एग्जाम्पल है सूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेला, नोकार्डिया। ठीक है। सो आगे अब हम देखेंगे तो फैकल्टेटिव एनारोब्स है। सो फैकल्टेटिव एनारोब्स के अंदर अब देखोगे तो दे आर द एरोब्स, ये भी एक्चुअली एरोबी है। ठीक है। लेकिन ये एनारोबिकली भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कुछ है जो एनारोबिकली भी ग्रो कर सकते हैं, सो इसलिए उनको बोलेंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स। सो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ई कॉली एंड द स्टेफ ऑरियस आर लाइक दैट, आर एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव एरोब्स। क्या होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स? वो है मतलब एक्चुअली ये एनारोब्स होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन रहेगा तब भी ग्रो कर जाएंगे, मतलब एरोबिकली भी ग्रो कर जाएंगे। उसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। दूसरा माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया मतलब क्या? इसको बहुत कम ऑक्सीजन भी रहेगा, मतलब लो ऑक्सीजन टेंशन रहेगा, फिर भी वो ग्रो कर देगा। जैसे 5 to 10% ऑफ ऑक्सीजन भी दिया ना हमने छोटा, तब भी वो ग्रो करेगा। उसका एग्जांपल हेलिकोबैक्टर और कॉम्पिलोबैक्टर। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब क्या? इनको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तभी ये ग्रो हो पाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ये ग्रो नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन इज लीथल टू देम। ठीक है। इसका मतलब उसके एग्जांपल क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। सो एरो टॉलरेंट एनारोब्स। एरो टॉलरेंट एनारोब मतलब क्या? ये टॉलरेट करते हैं ऑक्सीजन को। कुछ अगर लो ऑक्सीजन दिया, कुछ कुछ है जो कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन को टॉलरेट करेंगे मतलब जिंदा रहेंगे। ठीक है। बट डू नॉट यूज इट, मतलब हर बार वो यूज टू नहीं हो जाएंगे उसको। ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्लॉस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ऑर्गेनिज्म को, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। ठीक है।
सो जैसे 5 to 10% फॉर द ग्रोथ, एंड उनको बोलेंगे हम कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। सो एग्जाम्पल्स क्या है उसके, ब्रुसेला एबॉर्टस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच नीड द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इनको बोलेंगे हम कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं टेम्परेचर। सो ऑर्गेनिजम्स जो टेम्परेचर्स को ये करें, मतलब अलग अलग टेम्परेचर, जैसे कुछ ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 37 डिग्री टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो हो जाती है, लेकिन जो 37 डिग्री किसका है, बॉडी टेम्परेचर है। सो हाउएवर द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंजेस वेरीज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे साइक्रो फिलीज होता है, साइक्रोफिलीज ये 20 डिग्री से लेस अगर होगा टेम्परेचर तो भी ये ग्रो हो जाएगा। सो उसका एग्जांपल है सैप्रोफाइट्स। ठीक है, जैसे मीजोफिलीज है, मीजोफिलीज मतलब ये 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा तब भी ये ग्रो करेगा। जैसे एग्जांपल है पैथोजेनिक बैक्टीरिया है कुछ कुछ। थर्मोफिलीज है, थर्मोफिलीज मतलब क्या, दीज बैक्टीरियाज ग्रो एट अ हायर टेम्परेचर, जैसे बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, इसलिए उसको नाम में ही थर्मोफिलस है। ठीक है, थर्मोफिलीज है ना, थर्मोफिलस, तो स्टीरोथर्मोफिलस, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस नाम है। वो 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ग्रो कर सकता है। अब पीएच के बारे में, पीएच अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो 7.2 से 7.6 के पीएच में ग्रो हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो जैसे लैक्टोबैसिलस वो बिलो पीएच 4 पीएच के नीचे भी होंगे तो ग्रो हो जाएंगे। और कुछ होते हैं विब्रियो कैलेरी जो 8.2 से 8.9 मतलब अल्कलाइन पीएच में भी ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लाइट। सो कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट नहीं रहेगी, मतलब डार्कनेस रहेगा तब वो ग्रो होंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज और अदर रेडिएशंस जो अगर रहेंगे तो वो बहुत उसको सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोक्रोमोजेनिक माइकोबैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फोटोजेनिक माइकोबैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द पिगमेंट्स, ये पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं अगर उनके ऊपर लाइट को एक्सपोजर किया जाए तो। ठीक है, ओके गाइस, सो नाउ अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होता है इसमें। ऑस्मोटिक इफेक्ट में वही होगा कि बैक्टीरिया, सब बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कुछ विस्टैंड कर देते हैं ऑस्मोटिक एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर को या फिर एनवायरनमेंट को। ठीक है, क्योंकि उनका सेल वॉल जो होता है उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। लेकिन उनको अगर सडन एक्सपोजर दे दिया बैक्टीरिया को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, ठीक है, तो उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्मोटिक विड्रॉल हो जाएगा वाटर का उसका। ठीक है, इसका मतलब वो श्रिंक हो जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म निकल जाएगा और श्रिंकेज हो जाएगा उसका। सो दिस अकर्स मोर रेडिली इन ग्राम नेगेटिव कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। सो ग्राम नेगेटिव का ज़्यादा श्रिंकेज होगा। लेकिन अगर उसको सडनली समझ लो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर था और सडनली उसको डिस्टिल वाटर के अंदर डाल दिया तो वहां पर क्या होगा, प्लाज्मोप्टिसिस होगा, मतलब एक्सेसिव ऑस्मोटिक इम्बिशन होगा। मतलब क्या होगा, वाटर उसके अंदर चले जाएगा और वो स्वेल हो जाएगा। सो बैक्टीरिया स्वेल हो जाएगा और उसके बाद स्वेल होने के बाद कुछ देर बाद रप्चर भी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं मैकेनिकल और सोनिक स्ट्रेसेस कैसे बियर करता है ये। सो दो द बैक्टीरिया हैव टफ सेल वॉल, ऑफ कोर्स सेल वॉल टफ है, so they may be the ruptured and disintegrated by vigorous shaking with a glass beads and by the exposure of ultrasonic variation. ठीक है guys, so moistures और desiccation के बारे में देखें। so moistures is an essential requirement for the growth of bacteria. so बैक्टीरिया का अगर ग्रोथ करना है तो आपको मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी, इट इज असेंशियल है, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है, राइट, बिकॉज 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर। सो बैक्टीरिया का कंसिस्टेंसी में हम लोग ने सबसे पहली लाइन देखी थी फिजियोलॉजी में 80% होता है। ठीक है, हाउएवर सो ड्राइंग हैज अ वेरिंग इफेक्ट ऑन दी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो ओके, सो अलग अलग इफेक्ट होता है ड्राइंग का। सो सम ऑर्गेनिज्म जैसे ट्रिपोनोमा पैलिडम है, जैसे एन गोनोरी है, ये क्विकली मर जाते हैं अगर उसको ड्राई कर दिया तो। ठीक है, लेकिन कुछ ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये सर्वाइव करते हैं कुछ वीक्स तक अगर ड्राई भी हो गए तो। लेकिन ड्राइंग इन कोल्ड और वैक्यूम, जैसे लाइफोलाइजेशन उसको बोलेंगे, इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कोल्ड के अंदर और वैक्यूम के अंदर अगर उसको ड्राई कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन होगा। ड्राइंग, अंडरस्टूड? सो दिस इज यूज एज। सो नाउ हम देखते हैं बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म कैसे होते हैं। See, bacterial metabolism is the process by which
द माइक्रोब्स ऑब्टेन्स एनर्जी। ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म से एनर्जी मिलती है, सो बैक्टीरिया भी कुछ अलग नहीं करेगा, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है। सो फॉर इट्स सर्वाइवल, अब इसका न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए उसको मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। सो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म कैन बी बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है। 3 प्रिंसिपल कौन कौन से है भाई? सो एक एक देखते हैं। सो फर्स्ट, हाउ द बैक्टीरिया ऑब्टेन अ कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन फॉर द सिंथेसाइजिंग द सेल मास। सो ऑटोट्रोप्स एंड द हेटेरोट्रोप्स, इसको डिवाइड किया है ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स में, उसके कैसे वो कैसे ऑब्टेन करते हैं उसके ऊपर। ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय यूजिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर सोल का सोर्स ऑफ कार्बन। सो इसका मतलब ऑटोट्रोप्स, इनके जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो खुद कार्बन बनाते हैं, मतलब खुद उनका का ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बना लेंगे, ठीक है। किससे बनाएंगे? एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करेंगे और उससे बना लेंगे, ठीक है। सो ये इनको बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। लेकिन हिट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, वो खुद नहीं बनाते। सो दे यूज रिड्यूस एंड परफॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज अ कार्बन सोर्स। सो वो रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा या फिर पहले से ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए होंगे तो उनको यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे रिड्यूसिंग हाउ द बैक्टीरिया ऑब्टेन अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉन, कैसे वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करते हैं, यूज आइदर एनर्जी इन द कंजर्वेशन और इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको, हाउ हाउ द बैक्टीरिया ऑब्टेन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कैसे वो बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन लेगा एंड used either in energy conservation और in biosynthetic reaction, ओके गाइस। सो उसके हिसाब से भी ये दो टाइप के, एक लिथोट्रोप्स है, एक ऑर्गेनोट्रोप्स है। लिथोट्रोप्स मतलब क्या, दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो ले लेंगे। दूसरा ऑर्गेनोट्रोप्स क्या करेंगे, दे फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे, ऑब्टेन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोट्रोप्स। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, इनको इसलिए लिथोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा अब हम देखते हैं, हाउ बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फॉर लिविंग एंड ग्रोइंग। सो कैसे ऑब्टेन करते हैं, पहला एक है कीमोट्रोप्स और फोटोट्रोप्स। सो कीमोट्रोप्स जो होते हैं वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको, एक्सटर्नल केमिकल कंपाउंड से मिलती है। और फोटोट्रोप्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं लाइट से एनर्जी, ठीक है। सो बैक्टीरिया यूजुअली पोसेस द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया फॉल इनटू द कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रोप्स, ठीक है, कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रोप्स। अब तुमको ये वर्ड कैसे बना हुआ दिखाता हूँ, दिस कीमो, ठीक है, कीमो, इसका मतलब कीमो है, उसका मतलब ये ऑर्गेनो है, और ऊपर वाला हिट्रो। सो ये तीनों का मिलकर कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रोप्स। हिट्रो देखना है तुमको, देख लो यहाँ पर हिट्रो। सो कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रोप्स, सो सम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रोप्स को, ठीक है। सो दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन द एनर्जी, कार्बन एंड रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स फ्रॉम biosynthetic reaction from organic compound, for example Escherichia coli. So Escherichia coli is an example of chemoorganoheterotrophs, ठीक है। सो अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। सो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म इज डिपेंडेंट ऑन वेदर दे आर एरोबिक और एनारोबिक। सो एरोबिक बैक्टीरिया यूटिलाइज द ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन, of course, और whereas the anaerobic bacteria utilize the glucose by fermentation. so ग्लूकोज कैसे मिलता है उनको, वो यूटिलाइज ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीडेशन से, और ये ग्लूकोज को एनारोबिक कैसे करते हैं, फर्मेंटेशन से। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस फर्मेंटेशन क्या है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ अ ग्लूकोज अंडर द एनारोबिक कंडीशन ऑफ कोर्स इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन। सो एनारोबिक कंडीशन के अंदर अगर ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। सो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन अकर्स वाया 3 pathways। एक पहला ग्लाइकोलिसिस होता है,
ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस के अंदर होगा उसको हम ईएमपी या फिर एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नेस पैथवे भी बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट एंड सीन इन द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ कोर्स। सो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक। उसके बाद एंटरनर डुआडोरफ, एंटरनर डुआडोरफ मतलब ईडी पैथवे. It is rarely seen in the few bacteria such as the Pseudomonas. So here the glucose is converted to KDPG. KDPG means keto deoxyphosphogluconate. So keto deoxyphosphogluconate में convert हो जाएगा ये, और which is further converted into pyruvate. So ये कौन सा pathway हो गया? एंटरनर डुआडोरफ ईडी पैथवे, ठीक है। ईडी पैथवे बोलता हूँ तो याद आ जाएगा। और लास्ट वाला पेंटोस फॉस्फेट पैथवे। सो ये पेंटोस फॉस्फेट पैथवे एक है। सो इट इज सीन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पेंटोस शुगर, ठीक है। देन सच एज झाइलुलोज फॉस्फेट में या फिर राइबुलोज फॉस्फेट में। सो विच आर यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक। सो विटामिन B6 and the ribose 5-phosphates which is major compound of nucleic acids. Okay, then अब हम देखते हैं यूटिलाइज। अब ये पायरुवेट जो बनाते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। सो पायरुवेट प्रोड्यूसेस एट द एंड ऑफ EMP एंड ED पैथवे आर फर्दर यूटिलाइज इन मेनी वेज, ठीक है। सो टू प्रोड्यूस एसिड, सो एसिड बनता है उससे, एक तो लैक्टिक एसिड बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड बनाएंगे या फिर पायरुविक एसिड बनाएंगे, ठीक है। और गैस मतलब हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। सो होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन मतलब इसमें लैक्टिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है सिर्फ, ठीक है। सो दिस इज द सीन इन द एंट्रोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई एंड लैक्टोबैसिलाई। हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन मतलब क्या है? इसके अंदर इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो दिस इज सीन इन द ल्यूनोस्टॉक, लैक्टोबैसिलाई एंड यीस्ट, ठीक। मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन, इसके अंदर क्या होता है? पायरुवेट एसिड इज मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे एक एसिटिक एसिड बनेगा, इथेनॉल बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, ठीक है। सो द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। सो कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा और कितना अमाउंट में कौन सा प्रोडक्शन होगा, एसिड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। देन आता है ब्यूटेनिडाइल fermentation. So butynidyl fermentation is what? Pyruvate is metabolized to acetone, which is further converted to butanidyl. Okay, पायरुवेट क्या करता है? मेटाबोलाइज हो जाता है कहाँ पर? एसीटोन में, और एसीटोन अगेन कन्वर्ट हो जाता है ब्यूटेनिडाइल में। सो दिस प्रोड्यूस बाय क्लेबिसिएलिया एंड कुछ अदर बैक्टीरिया से किया जाता है। सो प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन इज डिटेक्टेड बाय इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट। अब ये एसीटोन कैसे डिटेक्ट करते हैं? उस टेस्ट का नाम है वोगेस प्रोस्कोर रिएक्शन। वोगेस प्रोस्कोर रिएक्शन। बुटेनॉल फॉर्मेशन क्या होता है? बुटेनॉल फॉर्मेशन इस एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देता है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम में। प्रोपियोनिक एसिड फॉर्मेशन, प्रोपियोनिक एसिड फॉर्मेशन ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देता है, जैसे बैक्टीरियोइड्स या फिर प्रोपियोनियोबैक्टीरिया, प्रोपायोनिबैक्टीरियम, ठीक है, उनके अंदर ये दिखाई देगा। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एनर्जी रिच फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, ओके, एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक। सो विच कन्वर्ट्स इनटू एडीपी एंड देन कन्वर्ट्स इनटू एटीपी। सो फर्मेंटेशन के टाइम पे एनर्जी रिच फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
सो ये लेवल में अगर फॉस्फोराइलेशन होता है तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय बोथ ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। सो फर्मेंटेशन कौन करता है भाई, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स, मेक श्योर एनारोब्स, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन के अंदर द ऑक्सीडेशन रिफर्स टू एज ऑक्सीडाइज यूटिलाइजेशन ऑफ अ ग्लूकोज। सो ये क्रेब साइकिल से होते हैं, फॉलोड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव यूटिलाइजेशन हो जाता है। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन से, और वो उसके अंदर से एटीपी बनेगा, फिर वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनेगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एटीपी बनेगा, उसके बाद वो एटीपी या फिर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा ट्रांसपोर्ट चेन में। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक क्रेब साइकिल। सो पायरुविक एसिड जो बना है प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ अ ग्लाइकोलिसिस, ये या फिर ईडी पैथवे में वो अंडरगो हो जाएगा सीरीज ऑफ ऑक्सीडेटिव और डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, ठीक है। सो विच प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ अ हाई एनर्जी कंपाउंड सच एज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जैसे NADPH एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जैसे FADH, विच फाइनली एंटर्स इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो वो फिर जाएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, so it is located in the cell membrane of a bacteria in contrast to mitochondria of a eukaryotes। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी, बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी क्या, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस में होती है, यूकैरियोट्स के अंदर। सो इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स located in the sequencing across the cell membrane. So transfer of proton down to the electron transport system creates a membrane potential. So the energy of this potential is harnessed by ATP synthase, which catalyzes the formation of ATP from ADP, and Krebs cell results in the net gain of 38 ATP molecules per glucose, ठीक है। सो ये सारे लाइन के ऊपर MCQs। So cuneiform arrangement is a characteristics of Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, diphtheria or Bacillus anthracis. So what is the answer, guys? Of course the answer is Corynebacterium diphtheria, ठीक है। Bacillus anthracis तो इसके अंदर रहेंगे बैम्बू स्टिक्स के तरह, स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई मतलब गोल गोल होंगे, ओके, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस ये बंच में रहेंगे, क्लस्टर्स में, है ना, क्लस्टर्स में रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर यूज एज अ सोर्स ऑफ illumination in electrons are used as a source of illumination so लाइट माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, प्लाज्मा कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये हम लोग ने अच्छी तरह से, हमको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा तब हम लोग आंसर आएगा। फिर भी मैं तुमको आंसर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, बिकॉज क्वेश्चन से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स आर यूज है, ठीक है। तो इट्स ईजी है, बट हाँ इसका नॉलेज रखना, डिटेल नॉलेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एसिड फास्ट एक्सेप्ट, एसिड फास्ट है एक्सेप्ट ऑफकोर्स ट्यूबरकुलोसिस है, नोकार्डिया, स्टेफिलोकोकस और आइसोस्पोरा। सो इसके अंदर नोकार्डिया भी है, आइसोस्पोरा वेली भी है, और वो चार्ट था ना, वो चार्ट के अंदर हम लोग ने देखा था सारे के सारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया। सो सिर्फ उसके अंदर स्टेफिलोकोकस नहीं था। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेफिलोकोकस, ठीक। 14, सो बैक्टीरियल कैप्सूल कैन बी बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। अब ये सबसे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कैसा होगा बैक्टीरियल कैप्सूल, सो ग्राम स्टेनिंग से होगा, नेगेटिव स्टेनिंग से होगा, या फिर एल्बर्ट स्टेनिंग से होगा, या फिर एसिड फास्ट से होगा। सो वी नो दैट नेगेटिव स्टेनिंग से होगा, राइट, है ना। जो यहाँ का और यहाँ का ये सारे डार्क स्टेन हो जाएंगे, और ये बीच वाला ही अलग स्टेन होगा। सो दूसरा लाइपोपॉलीसैकेराइड में LPS इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव वायरस एंड फंजाई। ऑफ कोर्स आंसर इज ग्राम नेगेटिव, बिकॉज ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ओके। देन बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, सो राइबोसोम, मेसोसोम, पीलाए और फ्लैजेले। सो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व है, सो मेसोसोम, आंसर इज मेसोसोम।
Okay guys, I hope you all have understood this chapter very well. Okay guys, so this was part 3 of the second chapter. So we will continue our microbiology drill like this only. So I hope you all have understood. So okay, so पहले स्टार्ट में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देखते थे. सो उसका which statement occurring concerning ovary is correct. So कौन सा है? So इसका आंसर है डी. Okay guys, so all are correct. So left ovarian fossa is bounded above by the external left vessel, ये भी right है. The round ligament of ovary extend from the ovary up to upper end of lateral wall of uterus, ये भी right है. Lymph drainage is into para-aortic nodes to at L1, ये भी right है. So explanation के अंदर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा explanation अंदर नहीं है इसका, लेकिन the boundaries of ovarian fossa कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, ठीक है. So superiorly external iliac vessel है. Lateral and the floor is made by the obturator nerve and the vessels. Posteriorly internal iliac vessels है इसके, और round ligament of ovary extend from the lateral angle of uterus to ovary. Okay, so these are the information. So इसको बाहर कर लो. Okay, डायग्राम देखा, उसके आगे पीछे ये सारा पोस्टीरियर इंफीरियर एंटीरियर सारा कुछ दिख जाएगा तुमको. So I hope you all have liked this. So that's it. Thank you. गुड डे. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. और एक याद रखना कि भाई अगर आप दूसरों को किसी से नॉलेज शेयर करोगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा. ठीक है गाइस. सो दिस इज डॉक्टर अनिल साइनिंग ऑफ. थैंक यू. गुड डे. टेक केयर. नेक्स्ट हम शायद फार्मा का बनाएंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे माइक्रोबायोलॉजी. हर एक सब्जेक्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं, डोंट वरी गाइस, ठीक है. बट बीच बीच में चेंज रहना चाहिए ना, सो इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू. गुड डे. टेक केयर.